वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मूल्यांकन के बारे में जानेंगे, मूल्यांकन की अवधारणा को समझेंगे, मूल्यांकन के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले मूल्यांकन को समझ लेते हैं। मतलब व्यक्ति के लिए और समाज के लिए जो उत्तम होता है, जो वांछनीय होता है, उसको मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत ले करके चला जाता है। इसमें किसी भी विषय वस्तु या कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर क्या कौन कौन से अच्छे गुण हैं या उसकी कौन कौन सी उपयोगिता है किसी विषय के संदर्भ में, इन सबों के बारे में निर्णय लिया जाता है। तो ये तो हो गया मूल्यांकन का अर्थ। आगे देखते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया। मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझते हैं। मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके 3 भाग हैं। पहला, बालक समाज विषय वस्तु की प्रकृति तथा शैक्षिक स्तर पर पूर्व ध्यान देना चाहिए। सेकंड, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक अनुभवों की योजना बनानी पड़ती है। योजना बनाते समय बालक का स्तर, आयु, लिंग, परिवेश, पृष्ठभूमि आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि तथा पूर्व साधनों के माध्यम से अनुभवों की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट, मूल्यांकन की तकनीकियों या उपकरणों की रचना से पूर्व मूल्यांकनकर्ता निम्नलिखित प्रश्न स्वयं से पूछता है। शिक्षण के उद्देश्य के संदर्भ में इस उपकरण में किन चीज़ों का मूल्यांकन करेगा? मैं जिन चीज़ों का मूल्यांकन करने जा रहा हूँ, क्या उसका उपकरण सही ढंग से इन चीज़ों का मूल्यांकन करने में समर्थ है? क्या इस उपकरण का 2 अलग अलग लोग एक समान परिणाम पर पहुंच सकते हैं? क्या उपकरण प्रयोग करने में सरल है? अब आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। मूल्यांकन जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि बालक समाज विषय वस्तु की प्रकृति तथा शैक्षिक स्तर पर ध्यान देते हैं। मतलब बालक की क्या प्रकृति है, बालक का आयु, लिंग, परिवेश, पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हैं। और क्योंकि हम लोग जब भी किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो हमारा मूल्यांकन जो होता है वो बाल केंद्रित मूल्यांकन होता है। हमें बालक के आयु, लिंग, परिवेश और पृष्ठभूमि का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम लोग जो शिक्षण विधि बना रहे हैं, जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं, उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बालक की आयु के अनुसार तो है, बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवेश की पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग तो है। इसके साथ ही साथ जो उपकरण हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो जो विषय वस्तु हम लोगों ने उसका उद्देश्य रखा है उसको पूरा करने में समर्थ तो है। इसके साथ ही साथ अगर इस उपकरण का प्रयोग बहुत सारे लोग करें मूल्यांकन की प्रक्रिया में तो सबसे एक ही परिणाम प्राप्त होंगे या अलग अलग परिणाम प्राप्त होंगे। और ये जो उपकरण का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया में, ये सरल है या जटिल है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक बना सकते हैं। आगे देखते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया के सोपान। मूल्यांकन की प्रक्रिया के कौन कौन से सोपान हैं? तो देखिए, उद्देश्य का निर्धारण एवं परिभाषीकरण करना। सबसे पहले मूल्यांकन की प्रक्रिया में हमें क्या करना है? उद्देश्यों का निर्धारण करना है, कॉन्सेप्ट निर्धारित करना है। हम लोग किस चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं और किस विषय का मूल्यांकन कर रहे हैं वो हम लोग उद्देश्य निर्धारण करेंगे। फिर उस उद्देश्य को परिभाषित करेंगे। सेकंड है अधिगम अनुभव की योजना बनाना। अधिगम अनुभव की योजना बनाएंगे पहले हम लोग, ठीक है, कि जो हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं उसको करके सीखने की योजना बनाएंगे, उससे हमें क्या अनुभव मिल रहा है उसकी योजना बनाएंगे। नेक्स्ट है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से साक्ष्य प्रदान करना। फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया में अब हम लोग उपकरणों का प्रयोग करेंगे और हम साक्ष्य प्रदान करेंगे। साक्ष्य मतलब इस तरह से कि उस चीज़ को हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे जो उद्देश्य हम लोगों ने निर्धारित किया था। नेक्स्ट है मूल्यांकन तकनीकियों की रचना करना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन कौन से टेक्निक लेके चल रहे हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया में उसकी रचना करेंगे। नेक्स्ट है उपकरण का प्रयोग तथा वास्तविक साक्ष्यों का एकत्रीकरण करना एंड लिखित आंकड़ों की व्याख्या करना। फिर हम लोग उस उपकरण का प्रयोग करेंगे और उससे जो वास्तविक उसका कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, उसको एकत्र करेंगे और उसके साथ ही साथ उसको लिखित रूप में उन आंकड़ों को रख लेंगे। उसके बाद उसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। तो ये थे मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। आगे देखते हैं जो हम लोग के वीडियो का मेन टॉपिक है मूल्यांकन का सिद्धांत। तो देखते हैं मूल्यांकन के कौन कौन से सिद्धांत हैं।
फर्स्ट है, उद्देश्यों को परिभाषित करने के उपरांत ही उपकरणों का चयन अथवा उनका विकास पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मूल्यांकन के सिद्धांत में हम लोगों को क्या करना है, उद्देश्य निर्धारित करने हैं, फिर उद्देश्य को परिभाषित करना है। उद्देश्य परिभाषित करने के बाद हम लोगों को उपकरणों का चयन करना है। उपकरण वही होंगे जो हमें निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। फिर हम उपकरणों का चयन कर लेंगे तो उसके बाद उनका विकास करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, निर्धारित मूल्यांकन उद्देश्यों के आधार पर ही मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो मूल्यांकन है, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया है, उसी के आधार पे ही मूल्यांकन उपकरण का प्रयोग करें। यानी अगर हमें किसी भी बच्चे पे हम मूल्यांकन कर रहे हैं, उसकी शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसकी शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए उसी तरह के मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए वो कक्षा 2 का विद्यार्थी है, तो मूल्यांकन के उपकरण और मूल्यांकन के जो प्रश्न रहेंगे और या जो भी चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे वो कक्षा 2 के लेवल से करेंगे। कक्षा 5 के विद्यार्थी के लिए कर रहे हैं तो उपकरण जो है वो कक्षा 5 के लेवल से रहेंगे। तो इस तरह से उद्देश्य निर्धारित करने के बाद उपकरणों का चयन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उन उपकरणों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक उपकरण के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं होता है, अतः पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए विविध विधाओं एवं उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। इसका कहने का ये मतलब है कि यदि हम किसी बालक का या किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम उसमें केवल एक उपकरण का ही तो प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि एक उपकरण के माध्यम से हमें उसका पूर्ण आकलन संभव नहीं होगा। इसके लिए और भी बहुत सारे उपकरण हैं जिनको हम लोग सहायक उपकरण कह सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, उनका प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मूल्यांकन की प्रत्येक विधि तथा उपकरण का प्रयोग करते समय उनकी उपयोगिता के विषय में मूल्यांकनकर्ता को पूर्ण ज्ञात होना चाहिए तथा उनकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही इन्हें प्रयोग में लाना चाहिए। अब इस पॉइंट में क्या कहता है कि जिस उपकरण का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसे पूर्ण जानकारी होगी? जो मूल्यांकन कर रहा है, जो मूल्यांकन करता है, वो उस चीज़ की पूरी जानकारी रखेगा, तभी तो उस उपकरण का अच्छे से प्रयोग दूसरों पे कर सकेगा। यदि मूल्यांकनकर्ता को ही अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो वो दूसरों पे इसका उपयोग कैसे अच्छे से कर पाएगा। तो इसीलिए पहले हम जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं उसकी पूर्ण जानकारी अच्छे से हमें, उसकी सीमाएं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसको उपयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन के लिए अपितु किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही मूल्यांकन को कभी भी अंत न समझकर इसे दूसरी चीज़ों की प्राप्ति का साधन मानकर चलना चाहिए। अब देखिए, मूल्यांकन जो है उसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मूल्यांकन या का जो भी मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी मूल्यांकन कर रहे हैं, शैक्षिक मूल्यांकन कर रहे हैं या व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, सतत मूल्यांकन कर रहे हैं, जो भी मूल्यांकन कर रहे हैं उसका निश्चित उद्देश्य हमें निर्धारित कर लेना है। उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हमें मूल्यांकन करना चाहिए। आगे देखिए, मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता को अत्यंत सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए, यथासंभव दोषों से बचने का पूरा प्रबंध करना चाहिए। अब मूल्यांकन करते समय जो मूल्यांकनकर्ता होता है उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको कोई भी एरर हो, दोष हो, उससे बचने का प्रबंध करना चाहिए। और आखिरी सिद्धांत है, मूल्यांकन के सिद्धांतों एवं नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। यानी जो मूल्यांकन की सिद्धांत हैं, सीमाएं हैं और नैतिकता हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही हमें मूल्यांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। मूल्यांकन का महत्व आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, मूल्यांकन का महत्व। इसको भी हम लोग जान लेते हैं। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा बताता है कि किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, मूल्यांकन से हमें ये पता चल जाता है, जो कि हम जब निष्कर्ष निकालते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। मान लीजिए हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं क्लास में, उसका मूल्यांकन करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी हमने बच्चों को जो सिखाया वो किस सीमा तक उन्होंने ग्रहण
किया है। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन से यह निश्चित किया जाता है कि किन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी है ताकि उपचारात्मक निर्देशन प्रदान किया जा सके। अब हम लोग जब मूल्यांकन करेंगे तो उससे ये भी जान पाएंगे कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है, क्या चीज़ सीखने में बच्चा असमर्थ रहा है, उसके लिए हम लोग उपचारात्मक निर्देशन विधि का प्रबंध करेंगे। छात्रों के वर्गीकरण एवं स्तरीकरण करने में सहायक है। इससे हम लोगों को छात्रों को आसानी से वर्गीकरण कर पाएंगे कि कौन बच्चा जल्दी सीखता है, कौन बच्चा देर से सीखता है। इस तरह से हम उनको वर्गीकरण कर पाएंगे, स्तरीकरण कर पाएंगे। इससे शिक्षण विधियों, प्रविधियों आदि की उपयोगिता, विशेषता तथा कमजोरी ज्ञात की जाती है। आप लोग जानते हैं कि शिक्षण विधियाँ बहुत तरह की होती हैं, तो हम लोग जो विधियों और प्रविधियों का उपयोग कर रहे हैं उनमें क्या विशेषता रही, किनसे बच्चों को आसानी रही सीखने में, या फिर इस विधि का प्रयोग किया तो बच्चे नहीं सीख पाए, तो इस तरह से विशेषता और कमजोरी ज्ञात की जा सकती है। शिक्षण व्यूहरचना में सुधार किया जा सकता है, उन्हें विकसित किया जा सकता है। मतलब शिक्षक जो है वो अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर सकता है। अगर उसके पढ़ाने के तरीके से किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई है तो वो उसमें सुधार करेगा, उसको फिर से विकसित करने की कोशिश करेगा। शिक्षक और छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। इससे हमें फीडबैक मिलता है, पुनर्बलन यही है, फीडबैक मिलता है। इससे अधिगम की गुणवत्ता बढ़ती है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का आवश्यकता अनुसार समुचित निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। एकदम उसको हम लोग समुचित निर्देशन प्रदान कर सकते हैं बच्चे को। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन लाए जा सकते हैं और शिक्षण में सुधार लाने की समर्थ एवं सक्षम विधि है। तो फ्रेंड्स, इससे हम लोग पाठ्यक्रम में परिवर्तन ला सकते हैं कि अगर पाठ्यक्रम जो है वो बच्चों की आयु के अनुसार ना हो, आयु लिंग परिवेश के अनुसार ना हो, तो उसे हम परिवर्तन ला सकते हैं और इसके साथ ही साथ अपनी शिक्षण विधियों में सुधार ला सकते हैं और उसको सक्षम बनाने की एक बहुत ही अच्छी विधि है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।